सो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी विद टेस्ट। हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ रहे थे। इसका अगला क्वेश्चन है, कड़े जाड़े में झील की सतह हिमशीतित हो जाती है क्योंकि इसके तल में जल द्रवावस्था में बना रहता है। यह किस कारण से होता है? इसका एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि झील के अंदर जब सतह ऊपर से बर्फ से जम जाती है, उसके नीचे जीव जंतु कैसे जीवित रहते हैं। उसका भी क्वेश्चन इसी में से ऐसे ही आता है। चलिए इसको देखते हैं। बर्फ ऊष्मा की कुचालक होती है। झील की सतह और वायु का तापमान एक सा होने के कारण ऊष्मा की हानि नहीं होती है। यह जल की घनता 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होती है। यह इस संदर्भ में ए बी सी कोई कथन सही नहीं है। तो हम लोगों को फ्रेंड्स पता ही है, बर्फ ऊष्मा की कुचालक होती है, इसलिए इसका आंसर ए सही हो सकता है। चलिए देखते हैं, इसका आंसर है ए। चलिए थ्योरी देखते हैं। अधिकांश द्रवों को गर्म करने पर उनके आयतन में वृद्धि तथा घनत्व में कमी होती है, लेकिन पानी का व्यवहार 0 से 4 डिग्री के सेंटीग्रेड पर उल्टा होता है, क्योंकि यदि किसी पात्र में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी को लेकर गर्म किया जाए तो 0 से 4 डिग्री पर इसका आयतन घट जाता है और घनत्व बढ़ जाता है। 4 डिग्री पर पानी का आयतन न्यूनतम व घनत्व अधिकतम होता है। इस गुण के कारण जलीय जंतु बर्फ के नीचे जिंदा रहते हैं। ये क्वेश्चन आता है काफ़ी, क्योंकि जल के ऊपरी सतह पर तापमान 0 डिग्री और नीचे 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जिसके कारण वो लोग जीवित भी रहते हैं। चलिए अगला देखते हैं। ब्लूटूथ और वाईफाई में क्या अंतर है? आजकल हम सभी लोग यूज़ करते हैं ब्लूटूथ और वाईफाई, तो अंतर क्या है देखते हैं। ब्लूटूथ 2.4 गीगाहर्ट्ज़ रेडियो आवृत्ति पट्ट प्रयोग करता है, जबकि वाईफाई 2.4 गीगाहर्ट्ज़ तथा 5 गीगाहर्ट्ज़ आवृत्ति पट्ट प्रयोग कर सकता है। तो इसमें ये पट्ट क्या है? यूपीएससी की लैंग्वेज ऐसी ही होती है। पट्ट का मतलब होता है बैंड। बैंड हम लोग जो है इसमें यूज़ होते हैं, उसी के बारे में उनको पट्ट लिखा गया है। अगला ऑप्शन है, ब्लूटूथ केवल बेतार स्थानीय क्षेत्रीय जाल वैन का प्रयोग करता है, जबकि वाईफाई केवल बेतार बिस्तर क्षेत्रीय जाल डब्ल्यू वैन का प्रयोग करता है। जब ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी प्रयोग कर रहे दो उपकरणों के बीच सूचना प्रेषित की जाती है, तो दोनों उपकरणों का दृष्टिगत रूप से पंथीगत होना आवश्यक है, किंतु वाईफाई प्रौद्योगिकी प्रयोग में लाई गई है तो दोनों उपकरणों का दृष्टिगत होना आवश्यक नहीं है। तो फ्रेंड्स, हम लोग जानते ही हैं इसके बारे में थोड़ा बहुत, तो इसमें से इसका आंसर सी है, क्योंकि ब्लूटूथ पास में होने ज़रूरी हैं, लेकिन वाईफाई में ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि उसका सेटअप ही इसलिए किया जाता है। चलिए इसकी थ्योरी देखते हैं। इसका आंसर है सी। लोग बाद में इसको देखेंगे। ब्लूटूथ संचार के क्षेत्र में एक मानक तकनीक है जिसका उपयोग हमारे कंप्यूटरों को तार के जाल से मुक्ति दिलाना है। इस प्रकार तकनीक के प्रयोग के बिना कोई तार लगाए ही हम कंप्यूटिंग तथा दूरसंचार उपग्रहों तक अपनी पहुंच बना लेते हैं। इसकी खोज हेराल्ड ब्लूटूथ ने की थी। ब्लूटूथ की जो खोज है हेराल्ड ब्लूटूथ ने की थी। इसी के नाम पे इसका नाम ब्लूटूथ पड़ा। लेकिन वाईफाई एक ऐसी तकनीक है जिसका एक निश्चित एरिया होता है और पूर्ण उद्देश्य से प्रेरित होकर लगाया जाता है, जिससे दूर क्षेत्र और पास के कंप्यूटर नेटवर्क आपस में जुड़े होते हैं, जबकि ब्लूटूथ में इनका सीरीज में होना आवश्यक होता है और वाईफाई में ऐसा नहीं होता है। इसीलिए इसका आंसर सी सही है। चलिए अगला देखते हैं। 12वां क्वेश्चन, आभासी निजी परिपथ क्या है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यानी कि वीपीएन। हम लोग वीपीएन खूब यूज़ करते हैं फ़ोन में भी और कंप्यूटर पे भी। तो देखते हैं, यह किसी संस्था का निजी कंप्यूटर परिपथ है जिसमें सुदूर बैठे प्रयोक्ता संस्था के पर्यवेक्षक यानी कि सर्वर के माध्यम से सूचना प्रेषित कर सकते हैं। यह निजी कंप्यूटर परिपथ है जो प्रयोक्ताओं को अपनी संस्था के परिपथ में प्रवेश करने की सुविधा देता है और प्रेषित सूचनाओं को सुरक्षित रखता है। यह एक ऐसा कंप्यूटर परिपथ है जिसके द्वारा प्रयोक्ता सेवा प्रबंधक सर्विस प्रोवाइडर के मध्य कंप्यूटिंग संसाधनों के साझे भंडार में प्रवेश पा सकते हैं। एबीसी में से कोई नहीं।
तो हम लोगों को पता है वीपीएन का यूज़ क्या होता है। वीपीएन एक इंटरनेट पर बना कंप्यूटर परिपथ है जो प्रयोक्ताओं को अपनी संस्था में प्रवेश की अनुमति देता है और कृषि सूचनाओं को सुरक्षित रखता है। तो इसका आंसर भी सही होगा। चलिए थ्योरी देखते हैं इसकी। वीपीएन एक ऐसा नेटवर्क पाथ है जिसके द्वारा किसी ऑफिस संस्था के कंप्यूटर निजी इंटरनेट पाथ से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इस प्रक्रिया पाथ में संस्था से जुड़ा व्यक्ति कभी भी सूचना संप्रेषित कर सकता है अथवा प्रेषित सूचना प्राप्त कर सकता है। इस नेटवर्क पाथ में बाहरी व्यक्ति सूचना का आदान प्रदान नहीं कर सकता है। तो फ्रेंड इसका आंसर बी है। चलिए अगला देखते हैं। 13वां क्वेश्चन। दूरसंचार प्रसारण हेतु प्रयुक्त उपग्रहों को भू अप्रगामी कक्षा में रखा जाता है। एक उपग्रह ऐसी कक्षा में तब होता है जब कक्षा भूतुल्यकालिक यानी कि जियो सिंक्रोनाइज होती है, या वृत्ताकार होती है, या भूमध्य रेखा के समतल होती है, या 22,236 किलोमीटर की तुंगता पर होती है। तो इसमें से कौन सा सही है? पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, तीसरा, चौथा, दूसरा, तीसरा, चौथा, या पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? तो इसमें जो है पहला सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। इसमें ये तुंगता ये किलोमीटर की जगह अगर मील में होता तो शायद सही होता। चलिए इसकी थ्योरी देखते हैं। भू अप्रगामी कक्षा पृथ्वी के विषुवत रेखा के समांतर अथवा समक्ष होती है। इस कक्षा में उपग्रहों की स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य किसी एक निश्चित भूभाग की उद्देश्यपूर्ण जानकारी प्राप्त करना होता है। पृथ्वी से इसकी ऊंचाई 22,236 मील होती है, किलोमीटर में नहीं, वरना ये जो है किलोमीटर में लिखी हुई इसके मील में होता तो ये सही होता है। इसकी कक्षा की नियत ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होती है। तो इसका आंसर है 1, 2 और 3। तो चलिए अगला देखते हैं। वर्तमान में वैज्ञानिक किसी गुणसूत्र में जीन इकाई का विन्यास तथा उसकी सापेक्षिक स्थिति डीएनए अनुक्रमों को निर्धारित कर सकते हैं। यह ज्ञान हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है? पहला, इसकी मदद से पशुधन की वंशावली ज्ञात की जा सकती है, या इसकी मदद से मानव रोगों के कारण ज्ञात हो सकते हैं, इसकी मदद से रोग सह नस्लें विकसित की जा सकती हैं। इसमें से कौन सा सही है? पहला, दूसरा, या दूसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, या पहला, दूसरा, तीसरा? तो इसका आंसर, इसकी मदद से पशु वंशावली जानी जा सकती है, सही है। मानव रोगों के इसकी मदद से मानव रोगों के कारण ज्ञात हो सकते हैं, ऐसा नहीं है क्योंकि ये पशुओं के लिए ही यूज हो रही है। इसकी मदद से पशुओं की सह नस्लें विकसित की जा सकती हैं, ये भी सही लग रहा है। तो इसका आंसर पहला और तीसरा हो सकता है। चलिए थ्योरी देखते हैं। इसका आंसर है सी, पहला और तीसरा। डीएनए में कार्बन शर्करा डीऑक्सीराइबोस होती है जो सभी जीवों में यह आनुवंशिकता का वाहक होता है। इसके वैज्ञानिक अवलोकन तथा परीक्षण के द्वारा होने वाले आनुवंशिक रोगों का पूर्वानुमान भी लगाया जा सकता है, जैसे डायबिटीज, अल्जाइमर, मोटापा, स्नोफिलिया आदि। इसके अतिरिक्त मवेशियों के जीनों में बदलाव कर इन्हें अधिक गुणवत्ता और परक और उत्पादक बनाया जा सकता है। उदाहरण के रूप में बीटी बैंगन, बीटी कपास और भीमा भैंस क्लोन आदि जो है इसकी मदद से बनाए जा सकते हैं। तो इसका आंसर है पहला और दूसरा है। मानव रोगों के कारण नहीं ज्ञात हो सकते हैं, लेकिन इसके बारे में जो है पूर्वानुमान कुछ चीज़ों का लगाया जा सकता है। 15वां क्वेश्चन है, आर्कटिक क्षेत्र में ओजोन छिद्र का बनना चिंता का विषय है। इस छिद्र के बनने का संभावित कारण क्या है? विशिष्ट क्षोभ मंडलीय विक्षोभ की उत्पत्ति तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन का अंतर प्रवाह। दूसरा, विशिष्ट ध्रुवीय वाताग्र तथा समताप मंडलीय बादलों की उपस्थिति तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन का अंतर प्रवाह। तीसरा, ध्रुवीय वाताग्र तथा समतापी मंडल बादलों की अनुपस्थिति तथा मीथेन और क्लोरोफ्लोरोकार्बनों का अंतर प्रवाह। और चौथा है वैश्विक तापमान से ध्रुवीय प्रदेशों में तापमान की वृद्धि। तो इसमें से इसका कारण ओजोन परत में छिद्र होने का कारण हमें बताना है। तो इसका कारण पहला तो क्षोभमंडलीय विक्षोभ की उपस्थिति नहीं है ऐसा, लेकिन क्लोरोफ्लोरोकार्बन का अंतर प्रवाह है, लेकिन ये कोई
इतना नहीं है। अगला विशिष्ट ध्रुवीय वाताग्र समतापीय सप्तापमंडलीय बादल की उपस्थिति तथा क्लोरोफ्लोरो का अंतर प्रवाह। ये सही लग रहा है। तो चलिए हम लोग इसकी थ्योरी देखते हैं। बी है इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं। ओजोन यानी कि O3, ये 3 गलत लिखा है, 3 यहाँ पे होगा नीचे। गैस पृथ्वी के समताप मंडल की निचली परत में पाई जाती है, जो पृथ्वी से लगभग 35 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। यह सूर्य से पृथ्वी पर आने वाली परावैंगनी किरणों को रोकती है तथा प्रदूषण से इन गैसों में क्षति जो होती है ओजोन गैस में, इसके कारण वायुमंडल में नाइट्रिक अम्ल क्लोरोफ्लोरोकार्बन से अपक्रिया करके क्लोरीन गैस बनाता है। क्लोरीन का एक परमाणु ऑक्सीजन के 1 लाख परमाणुओं को नष्ट कर सकता है, इसलिए इसकी वजह से ये बहुत हानिकारक होती है। चलिए अगला देखते हैं। बाजार में बिकने वाले एस्पर्टेम कृत्रिम मधुकरक है। यह अमीनो अम्लों से बना होता है, जबकि अन्य अमीनो अम्लों के समान ही कैलोरी प्रदान करता है। फिर भी यह भोज्य पदार्थों में कम कैलोरी मधुरक के रूप में इस्तेमाल होता है। इसके क्या कारण है? एस्पर्टेम सामान्य चीनी जितना मीठा होता है, किंतु चीनी के विपरीत यह मानव शरीर में आवश्यक एंजाइमों के अभाव में शीघ्र ऑक्सीकृत नहीं हो पाता। नहीं सही लग रहा है। अगला, जब एस्पर्टेम आहार प्रसंस्करण में प्रयुक्त होता है, तब उसका मीठा स्वाद बना रहता है, किंतु ऑक्सीकरण प्रतिरोधी हो जाता है। अगला देखते हैं। एस्पर्टेम चीनी जितना मीठा होता है, किंतु शरीर में अंतःग्रहण होने के बाद में कुछ उपापचयों है में परिवर्तित हो जाता है, जो कोई कैलोरी नहीं देते हैं। एस्पर्टेम सामान्य चीनी से कई गुना मीठा होता है, अतः थोड़े से एस्पर्टेम से भोज्य पदार्थ ऑक्सीकृत होने पर कम कैलोरी प्रदान करते हैं। ये ज़्यादा सूटेबल लग रहा है। चलिए आंसर देखते हैं। उसका आंसर है डी, यही। एस्पर्टेम सामान्य चीनी से काफ़ी मीठा होता है, कैलोरी के साथ 200 गुना मीठा होता है, चीनी से अधिक मीठा होता है। इसमें सुक्रोज की बहुत अधिक मात्रा नगण्य कैलोरी के साथ में होती है, अतः थोड़े से एस्पर्टेम से बने पदार्थों ऑक्सीकरण होने पर कम कैलोरी प्रदान करते हैं। एक ऐसी ही पत्ती होती है स्टीविया, वो भी जो है चीनी से भी ज़्यादा मीठी होती है। वो भी आया हुआ है क्वेश्चन। चलिए अगला देखते हैं। एक विवाहित दंपत्ति ने एक बालक को गोद लिया। इसके कुछ वर्ष उपरांत उन्हें जुड़वा पुत्र हुए। दंपत्ति में एक का रक्तवर्ग AB पॉजिटिव है, दूसरे का O निगेटिव है। तीनों पुत्रों में से एक का रक्तवर्ग A पॉजिटिव, दूसरे का B पॉजिटिव है, तीसरे का O पॉजिटिव है। गोद लिए गए पुत्र का रक्तवर्ग कौन सा है? ये हम लोगों को बताना है। तो O पॉजिटिव है, A पॉजिटिव है, B पॉजिटिव है। यह उपलब्ध जानकारी के अनुसार कहा नहीं जा सकता है। तो जानकारी हम लोगों के पास पूरी है, तो हम लोग इसकी थ्योरी देख लेते हैं। इसका आंसर है ए, यानी कि O पॉजिटिव। चलिए देखते हैं क्यों। रक्त समूह का वर्गीकरण कार्ल लैंड स्ट्रीनर ने किया था। यदि विवाहित दंपत्ति में से पति का रक्त समूह AB तथा पत्नी का रक्त समूह O निगेटिव हो, तो जुड़वा बच्चों का रक्त समूह AB या फिर AB पॉजिटिव होगा। इसीलिए गोद लिए गए पुत्र का O पॉजिटिव है, क्योंकि वो दंपत्ति जो हैं O पॉजिटिव था, दूसरे का O निगेटिव था, तो उनके जो बच्चे होंगे वो या फिर A होगा उनका ब्लड ग्रुप, या B होगा, या AB पॉजिटिव होगा। इसीलिए जो गोद लिया हुआ बच्चा था वो O पॉजिटिव है। चलिए अगला देखते हैं। जब किसी वृक्ष की छाल वृक्ष के आधार के पास ही गोलाकार चारों ओर से हटा दी जाती है, तो वृक्ष धीरे धीरे सूखकर मर जाता है, क्योंकि मृदा के जल वायु अंगों में नहीं पहुंच पाता, जल ऊर्जा से वंचित रह जाती है। यह वृक्ष मृदा जीवाणुओं से संक्रमित हो जाता है। जड़ों को श्वसन हेतु ऑक्सीजन नहीं प्राप्त हो पाता है, तो जो जड़ें हैं वो ऊर्जा से वंचित रह जाती हैं। इसलिए इसका आंसर होगा डी, बी। चलिए इसकी थ्योरी देखते हैं। वृक्षों में 2 प्रकार के
संवहन ऊतक पाए जाते हैं, हम लोगों को पता ही है। जाइलम फ्लोएम दिया हुआ है, जाइलम फ्लोएम जाइलम वृत्त के आंतरिक भाग में पाया जाता है। इसका कार्य पृथ्वी के अंदर से जल तथा अन्य पोषक तत्वों को पत्तियों तथा तने तक पहुंचाना है, जबकि फ्लोएम वृक्ष की सतह पे जो छाल होती है वो फ्लोएम में होता है एक तरीके से, जिसको काट देने पर प्रकाश संश्लेषण के दौरान पोषणीय तत्व जड़ों तक नहीं पहुंच पाते, इसलिए पौधा मर जाता है। तो फ्रेंड, ये था आज हम लोगों का साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कुछ क्वेश्चन जो मुझे अच्छे लगे थे। इसके मैंने 2 पार्ट बनाए हैं। लोग ऐसे पार्ट लाते रहेंगे और हम लोगों की रेगुलर स्टडी भी चलती रहेगी। हम लोग उधर हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और आर्य सभ्यता के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड, गुड बाय।